हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोल साम्राज्य या चोल वंश। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के विभिन्न साम्राज्यों में से एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। चोल साम्राज्य का इतिहास वैसे तो संगम युग से हमें प्राप्त होता है। संगम युग वो समय है जब सुदूर दक्षिण में पांड्य जो शासक थे उनके संरक्षण में 3 संगम सभाएं हुई थी। संगम युग का जो काल है वो 100 से लेकर 250 ईस्वी के बीच में माना जाता है। दक्षिण भारत का यह जो हिस्सा है इसमें यहां पर पांड्य, यहां पर चेर और यहां पर चोल जो थे वो राज्य हुआ करते थे। संगम काल के दौरान 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। हालांकि चोल साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो हमें 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद में देखने को मिलता है, लेकिन संगम साहित्य है उनमें चोल राजवंश के बारे में हमें जिक्र है वो देखने को मिलता है। जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल से तात्पर्य है 650 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का जो काल है उसको इतिहास में पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। इसके पहले का जो काल है वो प्राचीन काल और इसके बाद का काल है वो मध्यकाल। इस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। 650 अर्थात हर्ष की मृत्यु के बाद से लेकर भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बीच का जो काल है उसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यह 550 वर्षों का जो समय है इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। और पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में जितने भी साम्राज्य स्थापित हुए थे उनमें चोल साम्राज्य था वो महत्वपूर्ण साम्राज्यों की अग्रिम पंक्ति में से एक माना जाता है, या यूं कहें कि दक्षिण भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चोल साम्राज्य जिसका जो उत्कर्ष है वो हमें 9वीं 10वीं शताब्दी से देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो साहित्यिक जिक्र है वो हमें संगम काल जो कि 100 से लेकर 250 ईस्वी के मध्य माना जाता है उसके अंतर्गत भी हमें चोल साम्राज्य या चोल शासन या चोल वंश के बारे में जानकारी है वो मिलती है। इस संगम काल में 2 चोल शासकों के बारे में वर्णन किया गया है, एक है करिकाल और एक है कोच्छेनगनान। करिकाल है वो इनमें से महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। 190 ईस्वी के आसपास का जो समय है वो करिकाल का माना जाता है। करिकाल के बारे में बताया जाता है कि उसने कृषि भूमि के विस्तार और जो सिंचाई के संसाधन हैं उनके विकास के लिए तालाबों का निर्माण करवाया और कृषि भूमि का विस्तार करवाया ताकि भू राजस्व की जो प्राप्ति है वो बड़ी संख्या में हो सके। लेकिन चोल साम्राज्य का जो उत्कर्ष काल है वहां तक पहुंचने के बीच का जो समय है अर्थात 250 जो कि तीसरी शताब्दी का मध्य है, वहां से लेकर 6ठी शताब्दी का जो मध्य है अर्थात 300 वर्षों का जो समय है उसमें हमें राजनीतिक पटल पर कहीं पर भी चोलों का उल्लेख नहीं मिलता है। चोलों का यह जो राजनीतिक अज्ञातवास है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इस 300 वर्षों के राजनीतिक अज्ञातवास में चोलों का जो क्षेत्र है वो कावेरी नदी और उसके आसपास का इलाका रहा होगा, जिसमें उनकी शक्ति है वो बड़े स्तर की नहीं रही होगी। लेकिन 6ठी शताब्दी के मध्य में भारत में या दक्षिण भारत की बात कहें तो दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्यों का उदय होता है और उनके दक्षिण में
पल्लवों का उदय होता है और उनके सुदूर दक्षिण में पांड्य जो थे वो थे ही थे। जो वातापी के चालुक्य हैं, जिनका जो क्षेत्र था वो ये हुआ करता था, अगर हम मानचित्र से बात करें तो ये वातापी के चालुक्यों का क्षेत्र हुआ करता था, ये पल्लवों का क्षेत्र हुआ करता था। दोनों ही समकालीन थे और दोनों में ही युद्ध की जो स्थिति है वो हमेशा रहती थी। विजयालय जो है उसको चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यह जो पल्लव राजवंश था, इनसे एक शत्रुता थी चालुक्यों से, जो कि वातापी के चालुक्य थे, और इनकी पांड्यों से भी शत्रुता थी। पल्लव राजवंश जो था वो वातापी के चालुक्य और पांड्यों के मध्य था। फिर विजयालय जो है, जो 850 से 887 के बीच में शासन करता है, उसके काल में जब वातापी के पतन के बाद में यहां राष्ट्रकूटों का शासन आ जाता है, यहां पर राष्ट्रकूटों का शासन है वो आ जाता है। राष्ट्रकूटों के राजनीतिक पटल पर आने के बाद में जो चोल हैं, जिसका वास्तविक संस्थापक विजयालय माना जाता है, वो विजयालय इस वाली जगह पर जो तंजौर है, जो कि बाद में चोल साम्राज्य की राजधानी भी बनता है, उस तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि है वो प्राप्त करता है। विजयालय की स्थिति पल्लवों के सामंत जैसी थी, या यूं कहे कि ये पल्लवों के सामंत थे या बाद में बन जाते हैं। विजयालय जो होता है उसकी जो राजनीतिक जो स्थिति होती है वो यह होती है कि वो पल्लव और पांडवों के मध्य जो संघर्ष होता है उसमें वो पल्लवों को सहयोग देता है, जिससे पल्लव है वो विजयालय से खुश हो जाते हैं। उसके बाद में विजयालय का बेटा जो है आदित्य, उसकी भी यही नीति रहती है कि वो पल्लव और पांड्यों के मध्य संघर्ष में पल्लवों को सहयोग देता है, और बाद में पांड्यों की स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। और इस राजनीतिक बढ़त के कारण पल्लव है वो चोलों से खुश होकर उनके तंजौर पर अधिकार को मान्यता दे देते हैं, और इसी के साथ साथ में वो अपने राज्य के कुछ हिस्से हैं वो भी आदित्य को दे देते हैं। इस तरीके से चोल जो है वो राजनीतिक पटल पर अपनी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। आगे जाकर जो आदित्य हैं, जो कि पल्लवों का सामंत था, वो पल्लवों के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ देता है और 890 ईस्वी में पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर देता है। इसके बाद में आदित्य है वो पांड्य व कलिंग के गांगों को भी पराजित करता है, और इस तरीके से आदित्य की जो स्थिति है वो मजबूत हो जाती है दक्षिण भारत के हिस्से में। उसके बाद में जो परांतक आता है, जिसका शासनकाल 907 से 953 के बीच में है, वो परांतक है। वो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा, उस पर अधिकार कर लेता है, और परांतक से आतंकित पांड्य नरेश जो था वो श्रीलंका से सैनिक सहायता लेता है, और इसी सैनिक सहायता देने के कारण चोलों और श्रीलंका में लंबे संघर्ष का सूत्रपात होता है। श्रीलंका से लंबे संघर्ष का जो प्रारंभ है वो भी इसी काल में होता है, लेकिन
चोलों के इस राजनीतिक विजय का जो रथ शुरू हुआ था उसको एक भारी क्षति 949 के तक्कोलम युद्ध में मिलती है। इस युद्ध में परांतक का सामना राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से होता है, जिसमें परांतक प्रथम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है और चोलों के इस विजय रथ को वहीं पर रोक दिया जाता है। उसके बाद में 953 में परांतक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद का 30 वर्ष का जो इतिहास है उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन चोलों के राजनीतिक उत्कर्ष का जो काल है, वास्तविक जो राजनीतिक उत्कर्ष का काल है, वो 985 ईस्वी में राजराज के चोल नरेश बनने के साथ में प्रारंभ होता है। 985 ईस्वी में राजराज है वो चोल शासक बनता है। राजराज न केवल महान सेनानायक और साम्राज्य निर्माता था, उसके अलावा वो कुशल प्रशासक भी था, वो स्थापत्य और कला का मर्मज्ञ भी था, वो उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने वाला शासक भी था और कृषि भूमि के विस्तार में अग्रिम पंक्ति में इसको शामिल किया जाता है। यानी एक शासक के अंतर्गत बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे जो गुण हैं वो कूट कूट कर भरे हुए थे और इन्हीं गुणों के कारण राजराज ने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के सर्वोत्तम साम्राज्यों में सुविख्यात और प्रबल और मजबूत साम्राज्यों में स्थापित कर दिया। राजराज प्रथम है, उसने चेर, पांड्य और श्रीलंका को पराजित किया। सबसे पहले उसने चेरों पर आक्रमण किया, उनके शस्त्रागारों को नष्ट किया और बाद में उन्होंने चेरों को पराजित किया, उसके बाद में पांड्यों को, और उसके बाद में उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत लिया और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और उस प्रांत का नाम उसने मुंडी चोल मंडलम दिया। क्योंकि इस राजनीतिक हमले में, इस सैनिक अभियान में जो उसकी राजधानी था अनुराधापुर, वो बुरी तरीके से नष्ट हो गया था, इसलिए उसने पोलन्नरुआ को इस श्रीलंकाई प्रांत की राजधानी बनाया। राजराज प्रथम ने लक्षद्वीप, मालदीव और इस तरीके से बहुत सारे द्वीपों को, कहा जाता है कि 1200 द्वीपों को इसने जीता और व्यापार वाणिज्य जो कि दक्षिण पूर्व से होता था उसमें इसने एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली। 1000 ईस्वी में अपने साम्राज्य में भू सर्वेक्षण के निर्धारण के लिए राजराज ने भू सर्वेक्षण करवाया ताकि भू राजस्व का निर्धारण हो सके और भू राजस्व के निर्धारण के साथ साथ में इसने स्थानीय स्वशासन को प्रश्रय दिया। स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो अपने शासन को सही तरीके से चला सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजराज ने जो स्थानीय लोग थे उन्हीं को वहां का शासन, गांवों का या छोटे नगरों का शासन है वो सौंपा और उनमें संभावित हिसाब किताब के दुरुपयोग को ध्यान में रखने के लिए हिसाब किताब की व्यवस्था भी करवाई। इस स्थानीय स्वशासन के बारे में हमें उत्तर मैरूर के अभिलेखों से जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा राजराज प्रथम ने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में या प्रशस्ति के रूप में शुरू करवाया, अर्थात राजराज प्रथम के शासनकाल से हमें जो चोल अभिलेख है उसमें भी एक अलग जो प्रारूप है वो देखने को मिलता है। इस ऐतिहासिक प्राकथन के साथ में या प्रशस्ति
के साथ में अभिलेख को शुरू करने के कारण जो चोल अभिलेख हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि इतिहास की जानकारी प्राप्त करवाने में ये जो अभिलेख है वो बहुत सहायता हमें करते हैं। राजराज प्रथम ने चीन में दूत मंडल भी भेजा और राजराज प्रथम का जो कला और स्थापत्य के नाम पर अगर बात की जाए तो सबसे नायाब जो कलाकृति हैं वो है तंजौर में राजराज द्वारा बनाया हुआ यहां पर राजराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर का दूसरा नाम बृहदीश्वर मंदिर भी है। राजराजेश्वर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो राजराज ने करवाया है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और भारत के सबसे सुंदर मंदिरों की यह कसौटी है। इसकी स्थापत्य कला और कला लालित्य बहुत ही सुंदर प्रतिमान लिए हुए हैं। यह मंदिर ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो गगनचुंबी मंदिर है और दक्षिण भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में यह अग्रिम पंक्ति में शामिल करने लायक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजराज ने करवाया था। तो राजराज की अगर हम बात करें तो वो न केवल सेनानायक और साम्राज्य निर्माता थे, इसके साथ साथ में वो विद्वानों, कलाकारों और स्थापत्य कला के आश्रयदाता भी थे। व्यापार वाणिज्य की उन्नति के सहायक भी थे। बहुत सारे जो गुण हैं वो राजराज में मौजूद थे। यही कारण है कि राजराज के शासक बनने के साथ में ही चोल साम्राज्य है वो अपने चरमोत्कर्ष वाली स्थिति पर पहुंच जाता है। आज का जो आपका टॉपिक है चोल साम्राज्य वो यही समाप्त होता है। आगे के जो हिस्सा है उसमें हम जो बाकी के जो चोल शासक हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।